हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के क्विज के क्वेश्चंस। सो एज यू ऑल नो कि 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करते हैं हर हफ्ते। एंड साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, जब क्वेश्चन हो रहा होता है रीड, व्हाट यू कैन डू इज कि आप उसी के साथ पॉज करके अपनी स्क्रीन को आंसर अपने हिसाब से मार्क कर सकते हैं एंड लेटर ऑन साथ ही साथ हम आंसर डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि डोराक टेक्निक इज वाइडली यूज्ड फॉर विच पर्पस? A, to examine the features of the developing tropical storms. B, to know about the dark matter in the space. C, uses as gene editing tool. D, to know about the origin of stars. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि डोराक टेक्निक जो है इनिशियली 1969 में शुरू की गई थी एंड इसे ऑब्जर्व करने के लिए स्टॉर्म्स बेसिकली यूज किया गया था इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन। सो बेसिकली इसका क्या काम है कि फोरकास्ट करता है इमेज जो कि ऑब्टेन की जाती है किससे, पोलर ऑब्टेनिंग ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से, जो कि एग्जामिन करता है फीचर्स जो कि क्या आगे बता रहा है कि डेवलप हो रहे हैं किस तरह के स्टॉर्म्स। अब वो स्टॉर्म्स हो सकते हैं, हरिकेन्स हो सकते हैं, देन वी कैन से साइक्लोन्स एंड टाइफून्स हो सकते हैं। तो दिन के टाइम में क्या होता है कि विजिबल स्पेक्ट्रम जो है उसे यूज करते हुए इमेजेस जो है वो कैप्चर की जाती हैं एंड अकॉर्डिंगली जब हम नाइट टाइम की बात कर रहे हैं तो इंफ्रारेड इमेजिंग जो है वो यूज की जाती है। सो जो इमेजेस यूज हो रही हैं सैटेलाइट में दस ऑब्टेन, तो वो डोराक टेक्निक है, वो हेल्प क्या कर रही है, फोरकास्टर्स को एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने में जो कि एक ऑब्जर्व स्ट्रक्चर ऑफ द स्टॉर्म से हो सकती है। सो अब इसी तरीके से हम स्टॉर्म की आई को भी लोकेट कर सकते हैं, साथ ही साथ आई लोकेट होती है तो इंटेंसिटी ऑफ द स्टॉर्म जो है इजीली आप देख सकते हैं पिक्चर में, उसे भी डिटेक्ट किया जा सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लैक फंगस समटाइम्स सीन इन न्यूज। फर्स्ट, ब्लैक फंगस इज अ रेयर एंड फेटल फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कॉल्ड म्यूकोरमाइसाइटिस। ठीक है। सेकंड, इट इज अ zoonotic in nature. Third, it is often affecting the sinuses, lungs, skin and brain. Which of the above statement is or are correct? A 1 only, B 1 and 2, C 1 and 3, D 2 and 3. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि जो ब्लैक फंगस है एक रेयर डिजीज है, फेटल और फंगल इन्फेक्शन है, यानी कि ग्रुप ऑफ मोल्ड्स। कौन सा ग्रुप है, दैट इज म्यूकोरमाइसाइटिस। ठीक है। जूनोटिक नहीं है, यानी कि एनिमल से ह्यूमंस के बीच में नहीं आया है एंड साथ ही साथ इफेक्ट किसको करता है, साइनसेस को, लंग्स, स्किन और ब्रेन को भी। बट अब साथ ही साथ ये स्प्रेड नहीं हो रहा है लोगों के साथ आपस में, तो इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, थ्रू इनहेलेशन होती है, इनॉक्यूलेशन होती है, इंजेक्शन होती है, किस चीज की, स्पोर्स की। सो वी आर टॉकिंग अबाउट फंगस। तो फंगल में फंगस इन्फेक्शन होती है या किसी भी तरह की फंगस होती है तो वहां पे स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, छोटे छोटे। अब हम बात करते हैं सीड्स की फॉर्मेशन होती है, जिससे फर्दर जो है ये अब इफेक्ट करता है साइनसेस को, लंग्स को, स्किन को और ब्रेन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि खार्किव, डोनेस्क एंड ओडेसा ऑफन सीन इन न्यूज, दीज सिटीज आर पार्ट ऑफ विच कंट्री? Fairly simple question. A, Belarus, B, Moldova, C, Romania, D, Ukraine. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूक्रेन। कि खार्किव, डोनेस्क और ओडेसा जो है वो सिटीज किसकी हैं, यूक्रेन की। सो खार्किव इज एन इंपॉर्टेंट टाउन विद रिस्पेक्ट टू, जब हम बात कर रहे हैं ट्रेड अगेन, एंड साथ ही साथ जब हम बात करते हैं रेलवेज की फॉर्मेशन की, राइट। डोनेस्क और लोहांस दोनों मिलाकर डॉनबास रीजन की बात करते हैं, जिसपे फिलहाल रशिया चाहता है कंट्रोल अपना, क्योंकि वहां पे जो प्रो रशियन लोग हैं दे आर मेनली सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ इवेंट और दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। सिमिलरली जब हम ओडेसा की बात करते हैं, जो ओडेसा का टाउन है, सो बेसिकली वो भी क्या है, अब लोकेटेड है एट द पोर्ट। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू अ कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज द ऑनगोइंग यूक्रेन रशिया वॉर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि धर्मशाला डिक्लेरेशन वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ए, टू अचीव नेट जीरो emissions target by 2070, B, to phase out all the plastics and find alternatives within 2050, C, to make India global leader in tourism sector by 2047, D, to improve India U 2090's urbanization in a planned manner. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के इंडिया को बनाना है हमें क्या, ग्लोबल लीडर टूरिज्म में बाय द ईयर ऑफ 2047। तो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर ने धर्मशाला डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया था कि डेवलप करेंगे एक सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को, और पोजिशन करना है हमें किसे, इंडिया को एट अ ग्लोबल लीडर इन टूरिज्म सेक्टर बाय 2047। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज which of the following is not a member of the G4 nations grouping of the United Nations Security Council reforms? A, Brazil, B, Germany, C, Japan and D, Italy.
सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इटली. सो बेसिकली जब हम G4 नेशंस की बात कर रहे हैं तो दे आर के G7 के नेशंस हैं, उसी के अकॉर्डिंगली G4 नेशंस, उसमें कौन से नेशंस हैं? ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान. तो हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वी नो कि अगर आप देखेंगे मेंबर्स टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, राइट. तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं 2 साल के लिए दे आर बेसिकली इलेक्टेड, राइट. तो वो 2 साल के लिए यहाँ पे देयर इज अ ग्रुपिंग जिसमें ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान है कि जो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे या बिड करेंगे फॉर द सपोर्ट फॉर परमानेंट सीट फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. सो अब इन्हीं के अगेंस्ट जब हम बात कर रहे हैं, G4 को अपोज करने वाला एक यूनाइटिंग कंसेंसस मूवमेंट है जो चलाया गया है, जिसका क्या नाम है? कॉफी क्लब. कौन सी कंट्रीज हैं इसमें? दे आर इटली, अर्जेंटीना, स्पेन, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, कनाडा एंड टर्की. तो दे आर मेजर इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर्स और पॉलिटिकल राइवल्स. तो दे आर नोन एज द कॉफी क्लब. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू Aliva program, consider the following statements. First, under this program, the Anganwadi workers had been asked to identify every adolescent girl in their jurisdiction and keep tabs on them. Second, it was launched in a small district in Odisha. Which of the statement given above is or are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. तो अब सेकंड स्टेटमेंट जब हम कंसिडर करते हैं उसमें कहा था इट वाज लॉन्च इन अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा. तो वो डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? दैट इज नायागढ़. एक छोटी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा की जिसने अडॉप्ट किया है एक यूनिक इनिशिएटिव कि इरेडिकेट करेंगे चाइल्ड मैरिज को. कैसे? कि रिकॉर्ड करेंगे हम इन्फॉर्मेशन जो भी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं इन दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट. तो इस प्रोग्राम के अंडर क्या है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे हर तरह की एडोलेसेंट गर्ल जो कि उनकी जुरिस्डिक्शन में फॉल करती है, एंड साथ साथ उनके ऊपर टैब्स यानी कि उनकी इन्फॉर्मेशन रखी जाएगी. और टोटल 1584 रजिस्टर हैं जो कि अवेलेबल है फॉर 1584 आंगनवाड़ी सेंटर्स ऑफ द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे हम IRNSS कह रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, IRNSS हैज 3 सैटेलाइट्स इन अ जियोस्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट्स इन द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स. सेकंड, IRNSS covers entire India and about 5500 square kilometer beyond its borders. Third, India will have its own satellite navigation system with full global coverage by the middle of 2019. Which of the above statements is or are correct? A, 1 only, B, 1 and 2 only, C, 2 and 3 only, D, none of the above. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि एक स्पेस सेगमेंट जिसमें कंसिस्ट क्या कर रही हैं IRNSS की कॉन्स्टलेशन, जिसमें 8 सैटेलाइट्स इंक्लूडेड हैं. क्या नाम है उनका? NAV IC. कि 3 सैटेलाइट्स जो हैं वो सूटेबल ऑर्बिटल स्लॉट्स जिनको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं वहां पे हैं, एंड जो रिमेनिंग 4 हैं दे आर लोकेटेड इन द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स जो कि रिक्वायर्ड जहां पे इंक्लेशन है टुवर्ड्स इक्वेटोरियल क्रॉसिंग्स 2 डिफरेंट प्लेन्स की. ठीक है. सो अब एक नॉर्थ को कवर कर रहा है, एक साउथ को कवर कर रहा है. स्टेटमेंट सेकंड जो है वो ये कह रही है कि ये डिजाइंड है टू प्रोवाइड एक्यूरेट पोजीशन इंफॉर्मेशन, जो कि अब एरिया कौन सा है? 5500 हमें स्क्वायर किलोमीटर दिया गया था, बट एक्चुअली में 1500 किलोमीटर फ्रॉम द बाउंड्री जो कि प्राइमरी इसका सर्विस एरिया रहता है. स्टेटमेंट थर्ड के अकॉर्डिंगली 2019 नहीं बट 4 सैटेलाइट्स जो है टू द प्रेजेंट कॉन्स्टलेशन हमें ऐड करनी है एंड एक्सटेंड करना है इसका जो एरिया जो कि 1500 किलोमीटर से बढ़कर टूवर्ड्स होल ऑफ द सार्क रीजन. सो अब इसका टाइम पीरियड फिलहाल डिसाइड जो है वो नहीं किया गया है, बट द मेन एम इज कि हम 4 और इसमें सैटेलाइट्स ऐड करें टू द प्रेजेंट कॉन्स्टलेशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि ओडेसा पोर्ट विच इज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड बिसाइड्स विच वाटर बॉडी? ए, ब्लैक सी, बी, रेड सी, सी, पर्शियन गल्फ, डी, कैस्पियन सी. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि अगेन डिस्कस, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि ओडिशा, खारकीव और डोनेट्स्क रीजन की जब बात हुई थी, सिमिलरली ओडिशा के जब हम बात कर रहे हैं यू कैन सी के पोर्ट सिटी है, तो वहां पे विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक सी एक्सेस जो है वो इजी हो जाता है फॉर यूक्रेन फॉर मेकिंग, अगर हम कहें किसी भी तरह का ट्रेड. सो ओडिशा जो है इट इज नियर या फिर इट इज लाइंग ऑन द ओशियानिक, सॉरी इट इज लाइंग ऑन द ब्लैक सी के बिल्कुल साथ, एंड दैट इज द पोर्ट फॉर विच यूक्रेन जो है इजीली एक्सेस कर सकता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विच आर इंक्लूडेड इन ताज ट्रेपीजियम जोन? फर्स्ट ताजमहल, सेकंड आगरा फोर्ट, थर्ड फतेहपुर सीकरी. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 only, D, all of the above.
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के तीनों की तीनों जो है बिल्डिंग्स दे आर इंक्लूडेड इन द ताज ट्रेपेजियम जोन, जो कि कवर कर रहा है एरिया कितना 10,400 स्क्वायर किलोमीटर का ताजमहल के अराउंड। सो न्यूज में रिसेंटली भी कहा गया था कि ताज ट्रेपेजियम जोन को अब बढ़ाने के लिए या यू कैन से कि उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए जो आसपास की छोटी मोटी दुकानें हैं उसे भी हटाया जा रहा था, इंडस्ट्री को भी वहां से हटाए जाने की बात की जा रही थी। मोरओवर यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस के लिए साथ ही साथ ताज की कंजर्वेशन के लिए भी, राइट। सो इट इज अ बिग इनिशिएटिव जो कि टूरिज्म को भी बूस्ट अप करेगा एंड साथ ही साथ 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसमें ताजमहल के साथ साथ अब हम बात करें आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी भी इंक्लूडेड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ स्ट्रीम 2। फर्स्ट, इट इज अ नेचुरल गैस पाइपलाइन फ्रॉम रशिया टू जर्मनी। सेकंड, इट passes through Caspian Sea. Which of the statements given above is are correct? A1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए की स्टेटमेंट नंबर 1 ही बिल्कुल करेक्ट है कि जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 है एक्चुअली में 2, अगर हम बात करें गैस पाइपलाइंस की, वहां से अब हम कहें रशिया से यूरोप में गैस की सप्लाई होती है फर्दर, राइट। तो जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 है वो 1234 किलोमीटर की लॉन्ग नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो रशिया से जर्मनी की तरफ सप्लाई देती है, बट नॉट कैस्पियन सी बट बाल्टिक सी से ये रन करती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पेस एजेंसीज एंड देयर मिशंस रिलेटेड टू एस्टेरॉइड्स। First, Orisis Rex European Space Agency. Second is DART American Space Agency. Third, Ryugu Chinese Space Agency. Fourth, Hayabusa Japanese Space Agency. How many of the above pairs are matched correctly? A, only 1. B, only 2. C, only 3. D, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के सिर्फ 2 पेयर्स जो हैं उन्हें करेक्टली मैच किया गया है। फर्स्ट वी टॉक अबाउट डार्ट मिशन जो कि रिसेंटली न्यूज भी था नासा की तरफ से। सेकंड इज हायाबुसा दैट इज जापानीज स्पेस एजेंसी। तो 2 पेयर्स हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो बाकी की जब हम बात करें डार्ट और ओराइसिस रेक्स जो है नासा का प्रोग्राम था एंड र्यूगो और हायाबुसा जो है दोनों जापान के ही प्रोग्राम्स है। तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो है इट्स कावा हायाबुसा र्यूगो और नासा की जब हम बात करें ओराइसिस रेक्स टू नियर अर्थ एस्टेरॉइड बेनू जो मिशंस हैं तो एक्सट्रैक्ट करेंगे और रिटर्न करेंगे विद द सैंपल फ्रॉम एस्टेरॉइड जो कि नियरली अर्थ से क्रॉस होकर भी जाते हैं, राइट। तो चाइना का पहला लूनर सैंपल लेने का मिशन था, कौन सा था, जिसको हम चेंज 5 भी बोलते हैं एंड इट ब्रॉट बैक व्हाट, जो हम मून की बात कर रहे हैं वहां से सॉइल लेकर आए। सो नासा का एक स्टारडस्ट स्पेसक्राफ्ट जो है इट ऑल्सो रिटर्न्ड किसके साथ, विद अ कैनिस्टर फुल ऑफ डस्ट, जो कि कॉमेट था, कौन सा कॉमेट, दैट वाज वाइल्ड 2। तो रिसेंटली जो जिस वजह से ये बेसिकली क्वेश्चन पुट किया गया है कि नासा का जो डार्ट प्रोग्राम है दैट इज डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट स्पेसक्राफ्ट जो है इसने कोलाइड किया था स्पेस रॉक क्या डिमॉर्फोस था उसका नाम, कि ताकि उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज की जा सके। सो एक तरह से मिटिगेशन की गई थी कि अर्थ को वो एस्टेरॉइड आके जो है डायरेक्टली एक तरह से हार्म पहुंचा ना सके। सो इट वाज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जहां पे काइनेटिक पोटेंशियल जो है यूज किया गया था डार्ट मिशन में बाय नासा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि विद रेफरेंस टू एशियन डेवलपमेंट बैंक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, इट यूजेस अ वेटेड वोटिंग मेथड इन विच वोट्स आर अवॉर्डेड इन प्रोपोर्शन टू द मेंबर्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। सेकंड, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट 5 शेयर होल्डर्स ऑफ द एडीबी। थर्ड, इट इज हेडक्वार्टर्ड एट मनीला फिलीपींस। ठीक है, सिलेक्ट करना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। A 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली, D ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स है बिल्कुल करेक्ट। कि अगर हमें नाम पता लग रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो बेसिकली एशिया के डेवलपमेंट के लिए ही इसे बनाया गया है, राइट। तो बहुत सारी कंट्रीज जब मिलकर सामने आई तो दे सेड कि हमें एशिया के डेवलपमेंट की बात की जानी है। सो एज अ रिजल्ट एक वेटेड वोटेड मेथड है, यानी कि जो वोट्स हैं वो उसी प्रोपोर्शन में एक कंट्री को दी जा रही हैं। उनकी वोटिंग, अगर वोटिंग की बात करें, वोट्स की बात करें, उसकी वेटेज जो है जितनी वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसी तरीके से उन्हें दी जाएगी, राइट। तो जितनी ज्यादा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा आपका वोट का प्रोपोर्शन है वो बढ़ जाएगा। तो सिमिलर तरीके से वर्ल्ड बैंक में भी ये मेथड ऑफ वोटिंग चलता है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं, कौन से, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो सेकंड स्टेटमेंट में इंडिया भी इंक्लूडेड है। 5 जो शेयर होल्डर्स हैं टॉप 5। हेडक्वार्टर्स की बात करें मनीला फिलीपींस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि with reference to whitefly consider the following statements. First, most of the whitefly species are native to Caribbean islands or Central America. Second, the pest effects of photosynthesis, the food making process of the plant, and the lowers the strength of the plant. Which of the statement given above is are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2.
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये जो व्हाइट फ्लाई है एक तरह का सीरियस पेस्ट है जो कि कॉटन की जब हम बात करें फसल को वो उसकी यील्ड को कम कर देता है। कैसे? क्योंकि फीड करता है ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ और स्प्रेड करता है डिजीज कौन सी? दैट इज कॉटन लीफ कर्ल वायरस। तो अब जो व्हाइट फ्लाई स्पीशीज है वो नेटिव है टू कैरेबियन आइलैंड्स और सेंट्रल अमेरिका। तो इंडिया में फर्स्ट केस आया केरला में 1995 में। तो व्हाइट फ्लाइज जो है फीड किस पे करती हैं? सैप ऑफ द लीफ, एंड जब वो सैप को छोड़कर जाती हैं तो एक रिलीज करती हैं फ्लूइड, जिससे फर्दर क्या होता है इसके ऊपर ब्लैक फंगस जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती है। तो अब फंगस जब ग्रो करेगी एट द सर्फेस ऑफ द लीफ, तो अब लीफ जो कि एक मेन सोर्स है जहां से फोटोसिंथेसिस होगा यानी कि जो फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट का, तो इस वजह से क्या होगा? लोअर कर देगी वो स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट। So next question we have is कि with reference to the DART mission जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया, consider the following statements. First, it is the first technology demonstration of the kinetic impactor technique on asteroid. Second, the target of the spacecraft is a moonlet called Didymos. So which of the statements given above are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो डार्ट मिशन है पहली ऐसी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है कि काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक जो है उसे यूज किया गया था, कि यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसे यूज करते हुए फर्दर जो है मिटिगेट किया गया था कि जो थ्रेट है एस्टेरॉइड का जो कि अर्थ की तरफ आ रहा था इन द फ्यूचर। तो फर्स्ट ऐसी टेक्निक को यूज किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि जो टारगेट है स्पेसक्राफ्ट का एक स्मॉल मूनलेट थी जिसका क्या नाम है? डिमॉर्फस। ग्रीक जो वर्ड है इसका मीनिंग है टू फॉर्म्स। तो डिमॉर्फस की जो ऑर्बिट है एक्चुअली में जो डिमॉर्फस है वो ऑर्बिट करता है एक लार्जर एस्टेरॉइड को जिसका क्या नाम है? डिडिमॉस, जिसका मीनिंग है द ट्विन एस्टेरॉइड। The next question and the last question we have is कि currently which of the following nations are part of G20 Troika? First, India. Second, Indonesia. Third, South Africa. Select the correct answer using the code given below. A 1 only, B 2 and 3 only, C 1 and 2 only, D 1, 2 and 3 यानी कि all of the above. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीनों की तीनों। तो जो ट्रोका जो हमारी वर्ड है इसका क्या रिलेशन है विद G20 कि ये कंसिस्ट करती है कि जो हमारी करंट प्रीवियस या इनकमिंग प्रेसिडेंसीज हैं विद रिस्पेक्ट टू G20 नेशंस, उन तीनों कंट्रीज को मिलाकर इन तीनों कंट्रीज की जो ग्रुपिंग है उसको क्या नाम दिया गया है? त्रोका। सो बेसिकली इंडिया जो है करंटली पार्ट है G20 त्रोका का, यानी कि करंट प्रीवियस एंड अपकमिंग जो हमारी G20 में प्रेसिडेंसीज हैं जिसमें इंडोनेशिया, इटली और इंडिया तीनों इंक्लूडेड हैं। सो आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट आप उसे कमेंट भी कर सकते हैं। डू कमेंट योर स्कोर्स एज वेल, एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डू कमेंट दैट एज वेल। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।